चलिए, तो आज आपका ये पहला क्लास है और पहले हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं 10th के सिलेबस के बारे में। हालांकि बुक में तो सारी बातें लिखी रहती है कि आपको क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। थोड़ा समरी कर लें अगर, तो पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना और किसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पता चल जाएगा। तो थोड़ी बातें कर लेते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि कितनी चैप्टर्स हैं और चैप्टर का समरी क्या है और उसमें पढ़ना क्या है, समझ लें। ठीक है, तो थोड़ी बातें कर लेते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखना हमें ये है सिलेबस। सिलेबस की बात, तो सिलेबस की अगर बात करो, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। चलिए, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जरूरत के अनुसार से माइक को ऑन करके आप बोल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस आपका जो है, सिलेबस ऑफ 2021 इसकी बात आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके आप दिखा सकते हैं कि हमारा क्लास किस तरह से हो रहा है, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको, ताकि पता चल जाए। भाई तुम लोग को मालूम है कि बाकी किसी से मेरा मतलब नहीं रहता, मुझे मतलब रहता है खुद से कि मेरी क्लास अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान दें, तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है, चैप्टर 1 है आपका, उसका नाम है लाइव प्रोसेस। चैप्टर 1 है, उसका नाम है लाइव प्रोसेस। तो ये लाइव प्रोसेस, ठीक है, ये जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में इसके इंटरनल पार्ट में आपको पढ़ना है 4 टॉपिक। एक टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन, सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक पढ़ना है आपको ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और नंबर 4 जो टॉपिक है इसके अंदर में, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, तो लाइव प्रोसेस जो है ये हमें सिर्फ हेडिंग मिलता है, जो इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स है इस चैप्टर का, वो हमारा ये 4 कंटेंट्स है ना। ये जो 4 कंटेंट्स है वो इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, आइदर ऑटोट्रॉफिक मोड या हेटरोट्रॉफिक मोड। हेटरोट्रॉफिक मोड में भी कई तरह के मोड आपको मिल सकते हैं। फिर प्लांट का न्यूट्रिशन, प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, इस चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही पढ़ेंगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन। ह्यूमन में ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेरियस पार्ट है, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर एंजाइम्स है, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, लीवर, पैंक्रियाज के बारे में जानेंगे। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के जो मेन थीम होता है, आप किसी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये सलाह देता है ना। वो डॉक्टर जो है वो सलाह ये देते हैं कि आपका जो फूड सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो फूड हैबिट है, वो ठीक ठीक है कि नहीं, खाना सही से पच रहा है कि नहीं पच रहा है, ये सारी बातें वहां पर पूछी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि न्यूट्रिशन यहाँ पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आया रेस्पिरेशन। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो फूड लेते हैं, यानी न्यूट्रिशन जब हम करते हैं तो फूड को इंटेक करने के बाद ही न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन न्यूट्रिशन कर लेने पर, फूड को इंटेक कर लेने पर एनर्जी नहीं मिलती। आपको एनर्जी मिले इसके लिए आपको रेस्पिरेशन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी रिलीज करता है। इसमें हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन,
है ना, रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। किस तरह से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स, जब आप श्वास लेते हैं तो फैलता क्यों है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ता क्यों है, ये सारी बातें यहाँ पे सीखेंगे। अगर ये बात को आगे हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, तो क्या होता है ना कि हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ही मिलता है, न्यूट्रिशन करते हैं तो फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, पूरे बॉडी तक पहुंचाना है। तो पूरे बॉडी तक इसको पहुंचाने के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है, ये सारी चीजें उसमें हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इवन प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात भी हम लोग कर लेंगे। जैसे अपने 9 में पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो चीजें वहां पे थोड़ी पढ़नी है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाएगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर ये प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं तो हमारे बॉडी में सम यूजफुल और सम वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो यूजफुल और वेस्ट मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में, जो यूजफुल है वो यूज हो जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो बाहर निकालने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोसेस हमारा एक्सक्रीशन है, और इस एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, जिसमें किडनी है, नेफ्रॉन्स है ना, और भी एक्सक्रीशन में काम करने वाले, जैसे स्किन से भी स्वेट निकलता है, तो वो भी एक तरह के एक्सक्रीशन हुआ। यूरिन का फॉर्मेशन होता है एक्सक्रीशन के दौरान, तो किडनी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया इस लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ना है। देखने को तो एक चैप्टर, कहने को लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, लेकिन ये 4 जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, ये खुद में अपने अपने में एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे आगे। अब समझना है आगे हमें हमारा है वो है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्चुअली में कंट्रोल क्या होता है, आप प्राप्त करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो वर्क है, वो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट का। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट में सिक्रेटेड हार्मोन के थ्रू होते हैं। कुछ ऐसा मूवमेंट है प्लांट में जो एक्सटर्नल, जैसे एयर के कारण आता है, वाटर के कारण हो रहा है, टच के कारण हो रहा है, लाइट के कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। लेकिन एनिमल बॉडी में ब्रेन पाया जाता है, यानी नर्वस सिस्टम इसके पास है, हार्मोन्स इसके पास है। तो हार्मोन्स, हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के जो है ह्यूमन में, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट वर्क, हमारे बॉडी में डिफरेंट वर्क है, और वो डिफरेंट वर्क क्या हो रहा है, तो सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं। डिफरेंट वर्क सारे के सारे क्या हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं। कोई किसी को क्या करता है, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, सारे वर्क स्मूथली चलते रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन जो करता है, बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी वर्क हैं वो एक कंट्रोल मैनर में होते हैं, ना कोई ज्यादा होता है ना कोई कम होता है। अगर कोई वर्क ज्यादा या कम हो रहा है तो आप अपने आप को बीमार समझते हैं, या हम अपने आप को समझते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई वर्क रैंडम हो रहा है, जो जरूरत से ज्यादा हो रहा है या जरूरत जितनी है उतनी भी नहीं हो रही, तो हम बीमार अपने आप को। तो इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। थर्ड नंबर में अगर देखा जाए हमारा चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारा चैप्टर है।
इस चैप्टर में हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे जनरेशन कंटिन्यू किया जाता है, किस तरह से हम अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब ही यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करता हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करता हो, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। इसमें एसेक्सुअल में वेरियस ऑर्गेनिज्म में समझेंगे हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना, प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर, फ्रूट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा, पार्टुरेशन कैसे होगा, लैक्टेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो जो है यानी जो भ्रूण जो फीटस है वो कैसे किस तरह से जो है यूट्रस के अंदर पलता है 9 मंथ तक, ये सारी बातें यहाँ पे आएगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आपको बहुत सारा क्या है मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारी गलत अवधारणाएं जो है वो समाज में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है या रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, तो वो जो अवधारणाएं हैं वो चीजें भी यहाँ पे क्या होती है कम्प्लीटली ठीक हो जाती है ना। कहने का मतलब है कि जो मिसकंसेप्शन है उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसमें राइट इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कैसे जो है सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, है ना, ये सारी बातें यहाँ पे आती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बर्थ कंट्रोल मेजर है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो है इसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में हेरिडिटी वाले सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई भी एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने पेरेंट के जैसा दिखता है, तो आखिरकार कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से जो है एक बच्चे अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, ये सारा जेनेटिक्स यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। इसमें मेंडलियन लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, सेक्स डिटरमिनेशन है, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ी जाएगी हेरिडिटी वाले। इवोल्यूशन का सेक्शन जब आएगा तो उसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, कौन कौन से थ्योरी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कह सकते हो आप लैमार्क का थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी है ना, होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, स्पेशिएशन है, बहुत सारे टर्म इसमें आपको मिलेंगे जो कि इवोल्यूशन वाले में है। यूनिवर्स का डेवलपमेंट, यूनिवर्स कैसे अराइज हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ, ये सारी बातें इवोल्यूशन वाले में करने। इसके बाद मुझे नंबर 5 में आपको पढ़ना है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट क्या है, तो ये जो आवर एनवायरनमेंट वाला हमारा जो चैप्टर है इसमें कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, हर्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, है ना, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, लिंडेमांस 10% लॉ, ये सारी बातें इसमें करेंगे किस तरह से एनर्जी फ्लो करती है ना, ये बातें यहाँ पे। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, ग्रीन हाउस प्लस क्या है, ये बातें यहाँ पे आप वाले सेक्शन में करेंगे हम लोग। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, मैनेजमेंट ऑफ ये जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये 4 चैप्टर खुद में है, तो कहने को 6 चैप्टर है लेकिन जब पढ़ाई करोगे तो 9 चैप्टर के बराबर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस बात को समझना पड़ेगा। कहने को 4 चैप्टर ही है लेकिन जब पढ़ाई करोगे तो आपको 9 चैप्टर के बराबर पढ़ाई करनी पड़ेगी।
और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, तो जो 5R सिस्टम है, जो पहले 3R सिस्टम था ना, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल वाला सिस्टम, वो अब बदल गया है। अब उसमें ऐड हो गया है 5R सिस्टम। फिर गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, टीडीएस ऑफ वाटर के बारे में समझेंगे। इसके बाद फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, चेक डैम है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम है, कोल है, वो सारा सेक्शन जो है इसी में पढ़ना है। इसके बाद कुछ नेचर एंथुसियस्ट है जो नेचर को बचाए, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है, अमृता देवी बिश्नोई है, दुर्गा देवी है ना, AK बनर्जी है। बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेड होने से बचाने के लिए बहुत सारा जो आंदोलन चलाया, जैसे चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन जिसको बोलते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज वाले। तो ये कुछ आपका एक छोटा सा समरी हो गया, जो आपका सिलेबस है उसको समझना है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है 1, उस चीज को शुरू करेंगे, है ना। क्लियर है? अगली बात समझ में? चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका जो चैप्टर 1 है, लाइफ प्रोसेस। तो टॉपिक बनाएंगे आप, हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस है क्या, इसको डिफाइन कैसे करोगे लाइफ प्रोसेस? तो ऐसा लगता है कि जीवन को जीने के लिए बहुत सारे प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर होते रहते हैं। आप न्यूट्रिशन करते रहते हो, रेस्पिरेशन होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, और वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलते रहते हैं, और अदर फंक्शन भी है बॉडी में होता रहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इसेंशियल फंक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन भी है कि मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए और सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता रहता है, उन प्रोसेस को एक साथ कहते क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इसेंशियल फंक्शन, जितने भी हमारे बॉडी में इसेंशियल फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस को एक साथ क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। आप इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। ऑल इसेंशियल फंक्शन अगर inside occur inside the body of organism, all essential functions occur inside the body of organism for their survival, for their survival and maintenance, for their survival and maintenance are called life processes. Life process, life process, जितने भी फंक्शन बॉडी में हो रहे हैं, जो कि बॉडी सरवाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काफी जरूरी है, उस प्रोसेस को कहते क्या है, लाइफ। ठीक है। अब समझना है आपने कि कौन कौन सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है सबसे पहले, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड्स
Life processes include life processes include clear है life processes include life processes include क्या क्या है भाई न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है रेस्पिरेशन है जो अभी आपने पढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन नोट करिए आपने चलिए बच्चे बहुत कम है क्या परेशानी हुई अब इसको मिटा दे ये लाइफ को जीने के लिए लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उस प्रोसेस को आप कहते हैं लाइफ प्रोसेस ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है व्हाट क्राइटेरिया व्हाट क्राइटेरिया to decide whether 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 something is alive whether something is alive ठीक है तो what criteria do you use to decide whether something is alive कौन सा क्राइटेरिया आप बनाओगे ये बताने के लिए कोई जीवित है कौन सा क्राइटेरिया आप बनाएंगे ये बताने के लिए कि कोई जीवित है यानी लिविंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है ना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया यहाँ पे चलिए अब समझते हैं इसको कि क्या है तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच सोल द ऑर्गेनिज्म विच सोल मूवमेंट मेटाबॉलिज्म ध्यान देंगे मूवमेंट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पीटीसी है ना ऑर्गेनिज्म जो स्टोर करेगा मूवमेंट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पीटीसी then they are considered when they are considered as alive considered as alive considered as alive clear considered as alive
यानी ऐसा जो करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम अलाइव मानेंगे, और ये जो नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन लिविंग, डेड है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो टॉपिक है बारी बारी से समझने का, मूवमेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, इस बातों को करेंगे, थोड़ा समझते हैं। नोट कर लिया इसको। तो पॉइंट नोट करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे आप पॉइंट नोट करेंगे आप। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है, व्हाट इज मूवमेंट, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, अगर हम एक तरफ से इधर से उधर चल रहे हैं, बॉडी को मूव करवाना है तो दिस इज द मूवमेंट। ये चलना फिरना भी मूवमेंट है, बॉडी पार्ट को मूव करवाना भी मूवमेंट है ना, तो ये सारी चीजें मूवमेंट। यानी मूवमेंट इज अ कॉमन टर्म, एक तरह से कॉमन टर्म है जिसमें हिलना डुलना चलना ये सभी चीजें आती हैं। लेकिन जब हम मूवमेंट में अलग करते हैं टर्म लोकोमोशन, तो लोकोमोशन एक तरह का मूवमेंट है, बट लोकोमोशन में क्या होता है, चेंजमेंट ऑफ द लोकेशन आता है, जगह परिवर्तन आता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम हो रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मूवमेंट तो कह सकते हैं द चेंजेस, द चेंजेस इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, पोजीशन, पोजीशन एंड लोकेशन, लोकेशन ऑफ द बॉडी, location of the body and body part is called movement, movement क्या कहलाएगा, समझना है। चेंज किया, ओरिएंटेशन चेंज किया है, पोजीशन चेंज किया है, ऐसा मतलब ये भी समझ लेना है कि पोजीशन हैंड का यहाँ पे है तो पोजीशन का हैंड पैर के पास चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं समझ, ठीक है। पोजीशन का मतलब है ओरिएंटेशन में थोड़ा सा बदलाव, जैसे मान लिया कि ये पोजीशन रखा हुआ, अब ये पोजीशन में ला रहे तो पोजीशन भी बदल रहा है, ठीक है, अलाइनमेंट बदल रहा है, ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो ये होगी बात। और जगह भी परिवर्तन हो रहा है बॉडी का, बॉडी मतलब पूरा होल ऑर्गेनिज्म, है ना। बॉडी पार्ट का ओरिएंटेशन और पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करेंगे, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये पूरा पूरा जो है मूवमेंट है। अभी जो मूवमेंट है उसको समझना ये है कि दो तरीके के मूवमेंट, मूवमेंट जो है वो कितने तरीके के होंगे, दो तरीके। कौन कौन होगा भाई, तो एक इंटरनल मूवमेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और एक होता है एक्सटर्नल मूवमेंट, है ना। यानी मूवमेंट जो कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली हो रहा है बट हम देख नहीं सकते, लेकिन मूवमेंट जो कि हो रहा है तो हम देख सकते हैं। तो जैसे अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, आप नहीं देख सकते, उसमें मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, लेकिन प्लांट हवा चलने से हिल रहा है तो वो आप देख रहे हो। जैसे हम चल फिर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो, लेकिन बोलने के क्रम में जो सेल के अंदर वर्क हो रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। आप भोजन खा रहे हैं, ये मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन भोजन डाइजेस्ट हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। तो इंटरनली जो काम हो रहा है तो उसको हम मॉलिक्यूल लेवल पर, सेल लेवल पर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे एवरी टाइम इंटरेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और हमारे डब्ल्यूबीसी उसमें इंटरेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर के, तो वो मूवमेंट हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल। और एक बात एकदम खास ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है। एक्सटर्नल मूवमेंट तो नॉन लिविंग में भी होगा। जैसे आपके पास जो कलम है उसको डेस्क पर से रखे हुए आप उठा करके ऊपर कर सकते हो, वो भी मूव किया। उसको यहाँ से लेकर वहां फेंक तो मूव कर गया। तो यहाँ पर इसमें एक छिपा हुआ और टर्म भी, फिर हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या कि जो
डिफाइनिंग फीचर है और नॉन डिफाइनिंग फीचर है उसकी क्या होती है ना, डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर की क्या बात, क्लियर। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की बात हम आगे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा अगर समझ दो बस इतना ही है कि कोई भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कोई एक्सेप्शन ना आए वो डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। और अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं पहले मूवमेंट का टाइम, यहाँ पे ये कर लेंगे एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करेंगे। द मूवमेंट, द मूवमेंट, द मूवमेंट which can be, the movement which can be, which can be seen, which can be seen externally, which can be seen externally is called external movement, external movement, external और visible movement, visible movement जैसे as for example समझ लो रनिंग, कोई दौड़ रहा है, डांसिंग, डांस कर रहा है ना, सिंगिंग जा रहा है तो देख सकते हैं ये सभी के सभी क्या है, एक्सटर्नल विजुअल मूवमेंट है, ठीक है। ऊपर में डाल दूं, अभी समझिए आगे बी में क्या है, तो हमारा है इंटरनल और मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट जो बॉडी के अंदर हो रहा है, सेल लेवल पे हो रहा है, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इंटरनल और इनविजिबल मूवमेंट। तो कह दो कि द मूवमेंट व्हिच occur, the movement which occurs internally, internally at cellular level, occur at cellular level, cellular level and cannot seen externally, and cannot seen externally is called molecular movement, molecular movement, molecular movement, क्लियर है। क्लियर कर दीजिए इसको, क्या हुआ सुनाई नहीं दे रहा है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखिए, एक्शन ऑफ लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम का एक्शन सेल में होता रहता है, करता रहता है। पैगोसाइटिक, पैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये भी हो गया इंटरनल मूवमेंट। डाइजेशन क्या हो रहा है, ये भी इंटरनल मूवमेंट है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ये हो रहा है, ये हो गया इंटरनल। कहने का मतलब हो गया कि the movement which always occur inside the body of living which cannot be seen, देख नहीं सकते लेकिन हमेशा लिविंग होता है। तो दिक्कत टाइम क्या हुआ? टाइम है ना? अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? ठीक। इसीलिए मैंने उधर पहले क्लास नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि फिर से तीन चीज होने वाला है। पहले आपकी क्लासेस कोई और ले रहे थे, फिर मुझे लगा कि भाई रूटीन चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने पहले एनरोल किया, लेकिन एनरोल किया था दूसरे आईडी। ठीक है, तो वो दूसरा आईडी था, मैंने नए आईडी पे फिर से आप लोग को लिंक भेजा है। आप जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सबको कह दोगे कि भाई क्लासेस में ज्वाइन करें, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि 29 स्टूडेंट की टेंसी में। ठीक है, 42 से एवं ही होगा स्टूडेंट, उससे कम नहीं होगा। चलिए ध्यान देंगे आप। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? भाई बॉडी के अंदर ना बहुत सारे वर्क चलते हैं, और सारा वर्क लगभग कहा जाए तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ ही होता है। डाइजेशन हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, एटीपी बन रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो बॉडी में जो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है, ऑल टुगेदर सबको एक साथ हम एक नाम देते हैं और कह देते हैं क्या है? मेटाबॉलिज्म है। यानी सम टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग, सम टोटल जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, उन सबको एक साथ कहते क्या है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ध्यान देंगे, उसको नोट करेंगे, लिख सकते हो सम टोटल केमिकल, सम टोटल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल केमिकल रिएक्शन taking place taking place inside the body, inside the body of living organism, inside the body of living organism, some total chemical reaction inside the body of living organisms are called metabolism. मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, या वो रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन हो या कुछ भी, तो वो सभी के सभी क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? दो वर्ग होता रहता है अक्सर। एक वर्ग ऐसा होता है मेटाबॉलिज्म में जो नई चीजें बनाता है, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। और मेटाबॉलिज्म में दूसरा वर्ग ये होता रहता है कि वो ब्रेक डाउन करता है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस और ब्रेक डाउन प्रोसेस कंप्लीटली जो है मेटाबॉलिज्म में चलता है ना? तो यहाँ पे कह सकते हैं इन मेटाबॉलिज्म, इन मेटाबॉलिज्म forming forming and breakdown process, breakdown, forming and breakdown process, forming and breakdown process always carry on, always carry on for
सर्वाइवल और ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कंडीशन है जब तक हम जीवित हैं। जिस दिन ये रुक गया उस दिन तो पता ही क्या होगा। कौन सा नाम सत्य है? चलिए तो आपने नोट कर दिया इसको। अब अगली क्लास में हम करेंगे आगे एनाबॉलिक यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक यानी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है। दूसरा क्लास आपका है पढ़ना करें, एक ही क्लास ज्यादा पढ़ लो, बाकी क्लास पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बाकी सारी क्लासेस इसी तरह से हो रही हैं। वीडियो क्लास नहीं हो, तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते? क्या? अच्छा, तो बायोलॉजी भी तो आज ही हुआ है ना। तो मैंने तो कम स्पष्ट बोल दिया कि क्यों नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि रूटीन में बहुत फेरबदल होती है, फेरबदल होता है तो प्रॉब्लम होती है। पहले मुझे मिला हुआ था टोटल 9 क्लास, अभी क्या है फिर आया कि अपने अपने क्लास को टेक ओवर करें, फिर मिल गया अपना अपना क्लास आ गया। अभी बच्चे को पता होना चाहिए सबको, तुम लोग सबको बोलोगे, एक दूसरे से कांटेक्ट रहता ही है कि भाई क्लास छोड़े नहीं। क्योंकि फिर अगर इस बार अगर किसी ने ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद कहा कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं दोबारा नहीं बताने, कंप्लीटली दोबारा नहीं बताने वाला। ठीक है, क्योंकि मेरा वो क्लास नहीं है कि चाहे तो आप क्लासेस में बैठ के पढ़ लीजिए और मेरे से चाहे ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बिहेवियर में हूँ उसी तरह से वहाँ बिहेवियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे बस समझ में। ठीक है, ओके। सो दैट क्लोज करते हैं इसको।